गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है सूफी काव्य धारा। तो इस वीडियो में हम सूफी प्रेम काव्य परंपरा इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। सूफी प्रेम आख्यानक काव्यों से पूर्व की परंपरा पर प्राकृत अपभ्रंशों के चरित्र काव्यों की परंपरा का गहरा असर है। यह असर लोक गाथात्मक प्रेमाख्यानक काव्यों ढोला मारूरा दोहा, सदैव वत्स, सांवलिंगा, बीसलदेव रासो आदि में दिखाई देता है। यानी कि सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्यों से पूर्व की जो परंपरा थी अपभ्रंश, उसके चरित्र काव्यों की परंपरा सूफी काव्य पर देखने को मिलती है। उसका असर सूफी काव्य पर पड़ा है। ये जो प्राकृत अपभ्रंश चरित्र काव्यों की परंपरा है, इसका असर सूफी काव्य परंपरा पर देखने को मिलता है। और जो सूफी काव्य परंपरा है, सूफी काव्यों की जो काव्य लिखा गया है, सूफी काव्य वो लोक गाथाओं से, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया, भारत की जो लोक गाथाएं थी, प्रेम कथाएं थी, उनसे लेकर लिखा गया है। तो उन काव्यों में ढोला मारूरा दोहा, सदैव वत्स, सांवलिंगा, बीसलदेव रासो, इन सब से लेकर लिखा गया है सूफी काव्य। अपभ्रंश और अवहट के काव्य संदेश रसक, नेमिनाथ, चढ़मई आदि भी प्रेम आख्यानक काव्य ही हैं। मतलब ये जो दो हैं, संदेश रसक और नेमिनाथ और चढ़मई, ये भी प्रेम आख्यानक काव्य हैं। इसमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है। सूफी काव्य प्रेम परा है तो उसमें प्रेम की प्रधानता होगी। और श्रृंगार भी, श्रृंगार जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर श्रृंगार भी होता है। श्रृंगार के दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। संयोग और वियोग श्रृंगार दोनों तरह का श्रृंगार देखने को मिलता है। सूफी काव्य जो प्रेम परंपरा है, उसमें प्रेम की अधिक प्रधानता देखने को मिलती है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबुन मृगावती, ये कुतुबुन से इनकी मृगावती 501 ईस्वी में लिखी गई, का उल्लेख प्रथम प्रेम मार्गी सूफी कवि के रूप में किया है। ये जो मृगावती है, इसको प्रथम प्रेम मार्गी जो ग्रंथ है, उसके रूप में बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका रचनाकाल 503 बताया गया है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 501 ईस्वी में बताया है, और जो डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन्होंने इसे 503 ईस्वी में बताया है कि इसका संपादन 503 ईस्वी में हुआ था। मतलब ये 503 ईस्वी में लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास सत्यवती कथा 501 ईस्वी को तथा राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद चंदयन 1369 ईस्वी को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को मानते हैं। ईश्वर दास की जो ग्रंथ है वो है सत्यवती कथा 501 ईस्वी में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको सत्यवती कथा को मानते हैं प्रथम ग्रंथ, और राम कुमार वर्मा चंदयन 1369 ईस्वी में लिखा गया था ये इसको मानते हैं। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग ग्रंथों को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में आसाईत हंसावली का उल्लेख प्रथम सूफी कवि के रूप में है। डॉक्टर नागेंद्र जो हैं वो आसाईत, इनका ग्रंथ है हंसावली 1370 ईस्वी, तो इसको प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं। इसका उल्लेख प्रथम सूफी कवि के रूप में है। इस परंपरा में जायसी की पद्मावत 540 ईस्वी से पूर्व की प्रमुख रचनाएं हैं। मतलब जो जायसी का पद्मावत है वो 540 ईस्वी में लिखा गया था। तो उससे पूर्व की कई सारी रचनाएं थी जो सूफी मत से संबंधित थी। सूफी मत के ग्रंथ हैं जो इन सारे विद्वानों ने अलग अलग तौर पर बताए हैं। इससे पूर्व की प्रमुख रचनाएं हैं हंसावली, ये जो पद्मावत है इससे पहले की है हंसावली, असाइद की हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदयन, दामो कवि की लखम सेन पद्मावती कथा, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, कुतुबुन की मृगावती तथा गणपति की माधवानल काम कंदला, ये सारी जो ग्रंथ हैं ये सब पद्मावती से पहले के हैं। इसी परंपरा में मंचन की मधुमालती, नारायण दास की छिटाई वार्ता, उस्मान की चित्रावली आदि पद्मावत के बाद की रचनाएं हैं। ये वाली जो पहले की ये वाली सारी जो हैं हंसावली, चंदयन,
लाम लक्ष्मण सेन पद्मावती, सत्यवती कथा मृगावती और माधवानल काम कंदलाल, ये पद्मावती से पहले की हैं। और मधुमालती, चित्रावती, शिताई वार्ता, पद्मावत के बाद की रचनाएं हैं ये सारी। अब ये जायसी का प्रेमाख्यान जो है पद्मावत, उसका एक दोहा है, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ। जायसी की सूची से स्वप्नावती, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती, उषा, अनिरुद्ध आदि प्रेम काव्यों का पता चलता है। यानी कि जायसी जो है मालिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने बताया प्रेम काव्य कौन कौन से हैं। तो उन्होंने इन सारी कथाओं को प्रेम काव्य के अंदर रखा है। स्वप्नावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, उषा, निरुद्ध, इन सब काव्यों का पता जायसी की सूची से चलता है। यानी कि जायसी ने बताया इन सबका। इनमें से मृगावती तथा मधुमालती को छोड़कर शेष कृत्यों का पता नहीं चल सका। आत्मकथाकार बनारसी दास ने अर्ध कथानक आत्मकथा लिखते थे, ये बनारसी दास। तो इन्होंने अर्ध कथानक एक ग्रंथ लिखा सन 1603 ईस्वी में। मृगावती तथा मधुमालती का उल्लेख ये कहकर किया कि वे घर बैठे इन कृतियों में रम रहे हैं। मतलब ये जो थे बनारसी दास, ये आत्मकथाकार थे, आत्मकथा लिखते थे, यानी कि जीवनियाँ वगैरह जो होती हैं वो आत्मकथा में आ जाती हैं। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अर्ध कथानक, इसमें इन्होंने मालती और मधुमालती का जो है जिक्र किया है। तो इससे पता चलता है इनकी कथा से मधुमालती और मृगावती के बारे में। जायसी ने मंजन कवि की कृति मधुमालती का उल्लेख इसलिए नहीं किया है कि ये कृति पद्मावत के बाद सन 1545 ईस्वी में लिखी गई है। अतः जिसे मधुमालती का जायसी ने संकेत किया है वह किसी अन्य कवि की रचना है। यानी कि ये जो मधुमालती है, ये वाली जो मधुमालती है मंजन कवि की, जायसी ने इसका उल्लेख नहीं किया है अपने ग्रंथ में, बल्कि इन्होंने दूसरी मधुमालती का उल्लेख किया है। एक दूसरी मधुमालती लिखी गई थी, तो उसका उल्लेख जायसी ने अपने उसमें किया है काव्य में। विक्रमादित्य, उषा, अनिरुद्ध, सदथतवस आदि लोक प्रचलित प्रेम कहानियों के नाम हैं जो उस समय जनता में प्रसिद्ध रहे होंगे। हिंदी के उपलब्ध प्रेम काव्यों में कुतुबुल की मृगावती या मिर्गावती एक प्रसिद्ध रचना है। इस प्रेम काव्य में चंद्रगिरी के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा है। यानी कि एक राजकुमार था चंद्रगिरी का कंचनपुर और राजकुमारी मृगावती, इन दोनों की प्रेम कथा है इस काव्य में मृगावती में। ये रचना 1503 ईस्वी की मानी जाती है। इस रचना के बाद मालिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का नाम आता है। मतलब ये जो मृगावती है ये 1503 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके बाद पद्मावत आती है मालिक मोहम्मद जायसी की, जिसमें राजा रतन सेन और सिंघलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। राजा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की इसमें वो है प्रेम कथा। ये जो राजकुमारी पद्मावती थी सिंघलगढ़ की थी, सिंघलदीप भी बोलते हैं, सिंघलगढ़ भी बोलते हैं। भारतीय जमीन पर लिखी गई ये सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति है। पद्मावत के बाद मंजन कृत मधुमालती का नाम है। इसमें कनेसर के राजा पद्मावत जो है, पहले पे तो मृगावती आती है, उसके बाद पद्मावती आती है, फिर थर्ड पे आती है मधुमालती। इसमें कनेसर के राजा, कनेसर एक जगह है, वहाँ के राजा सूरज भान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा है। अब आप ये देखिए कि जितने भी ये जो सूफी काव्य से संबंधित ग्रंथ हैं, सूफी प्रेम काव्य हैं, तो उसकी जो नामकरण है वो कवियों ने जो नायिका है उसके नाम पर किया है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। जो प्रेम कवि होते थे, सूफी प्रेम काव्य के जो कवि होते थे, वो अपने ग्रंथों का नामकरण नायिका के नाम पर करते थे। जैसे पद्मावत में पद्मावती के नाम पर हुआ, मृगावती में मृगावती नायिका थी उसके नाम पर हुआ। अब ये मधुमालती थर्ड है ये, तो मधुमालती के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मधुमालती राजकुमारी थी और नायक जो था मनोहर था। सूरज भान का पुत्र मनोहर राजकुमार था और राजकुमारी मधुमालती थी।
तो इन दोनों की प्रेम कथा है। इसके उपरांत उस्मान कृत चित्रावली का काव्य आता है, जिसमें नेपाल के राजा धर्मीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली। अब देखिए ये फोर्थ है चित्रावली, तो इसके नायिका के नाम पर भी इसका नामकरण किया गया है चित्रावली में। तो इसमें नेपाल के राजा के पुत्र राजकुमार यानी कि नेपाल का राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा मिलती है। तदुपरांत जान कवि के 29 प्रेमाख्यान काव्य मिलते हैं, जिसमें रत्नावती, लैला मजनू, नल, दमयंती, रतन मंजरी, भूप वरीशा, कमलावती, छद्मसागर, कामलता, कनकावती आदि प्रमुख हैं। इसके बाद के ये सारे प्रेमाख्यान काव्य हैं चित्रावली के बाद के ये सारे काव्य हैं जो सूफी काव्यधारा के आधार पर हैं। इन सभी रचनाओं पर पद्मावत का पर्याप्त प्रभाव है। जान कवि के समकालीन शेखनावती कृत ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य मिलता है, जिसमें रानी देवजानी तथा राजा ज्ञानदीप के प्रेम संबंध की कथा है। इसके बाद का एक शेखनवी कृत ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य है, तो वो है उसमें रानी देवजानी और राजा ज्ञानदीप की प्रेम कथा है। कुछ समय बाद कासिम शाह ने हंस जवाहिर नामक प्रेम काव्य की रचना की। तदंतर नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती और अनुराग बासुरी जैसे प्रेम काव्य लिखे गए। मतलब ये सारे प्रेम काव्य हैं जो एक के बाद एक लिखे गए। मैं इसे रीड कर रही हूँ, वैसे तो ये आएगा नहीं। सूफी काव्य परंपरा अगर आ जाए तो आप इसको इस तरह से कर देना। प्रेम काव्य लिखे गए। इसी परंपरा में निसार कवि ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम काव्य लिखा। मूल कथा शामी परंपरा पर आधारित है। ख्वाजा अहमद ने नूरजहां, ये जो यूसुफ जुलेखा लिखा है इन्होंने निसार कवि ने, तो इसकी जो मूल कथा है वो शाम एक जगह है, तो वहाँ की परंपरा पर आधारित है यूसुफ जुलेखा। ख्वाजा अहमद ने नूरजहां, शेख रहीम ने प्रेम रस, ख्वाजा अहमद थे इन्होंने नूरजहां लिखी, शेख रहीम ने प्रेम रस, नसीर ने प्रेम दर्पण, अली मुरीद ने खुरावत, सदानंद या हुसैन अली ने पहुपावती, अली सलोनी ने प्रेम श्रृंगारी जैसे प्रेम काव्यों को लिखकर इस परंपरा का विकास किया। यानी कि सबने बहुत सारे इसके कवि हुए थे, प्रेम कवि, सूफी प्रेम काव्य के कवि, तो इन लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखकर इस काव्य का विकास किया। मसनवी पद्धति में लिखे गए ये सभी काव्य प्रबंध काव्य हैं और इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा तय करते हैं। मतलब ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं, ये सब प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं और इनका जो प्रेम है वो इश्क मिजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी, ईश्वरीय प्रेम, अलौकिक प्रेम की ओर व्यंजना करते हैं। और ये सारे मसनवी पद्धति पर लिखे गए हैं, मसनवी शैली पर, फारसी या मसनवी शैली उस पर लिखे गए हैं। इस कथा रूपकों का हिंदी सूफी परंपरा में महत्व अनुभूति की सघनता और मार्मिकता के कारण भी रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।